Hello students, welcome back to biology class. I hope you all are fit and fine and paying attention regularly to your studies. Beta, in our previous video, we have discussed about the structure of respiratory system in human, and today we will discuss about the breathing mechanism. पिछले वीडियो में क्या जाना था कि ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर क्या है. What are the different organs that help in the process of taking in of oxygen and releasing of carbon dioxide. तो पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रीदिंग मैकेनिज्म. तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है? हमने जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि सबसे पहले जो एयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला ऑर्गन है जो कि एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दैट इज़ आर नोस्ट्रिल्स. हमारा जो नोज़ है और नोज़ के जो दो पार्ट हैं दे आर नोन एज आर नोस्ट्रिल. तो सबसे बाहर एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में जो है वो हमारे नोस्ट्रिल्स हैं. तो सबसे पहले एयर जो है दैट विल कम इन द कांटेक्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स. नोस्ट्रिल्स के बाद जो एयर है दैट विल मूव इनटू द नसल पैसेज, यानी कि नाक के अंदर चली जाएगी. आफ्टर द नसल पैसेज इट विल गो इनटू द नसल कैविटी, और नसल कैविटी के बाद इट विल एंटर इनटू द फेरिंग्स. नोस्ट्रिल सबसे बाहर वाला नोज का पार्ट, नसल पैसेज नाक के अंदर की तरफ जो जाता हुआ रास्ता है, नसल कैविटी नेजोफेरिंग्स वाला जो रीजन है, नाक के अंदर की जो कैविटी है, खाली जगह है वहाँ पर, और उसके बाद फेरिंग्स, वो कॉमन ऑर्गन जिसके अंदर हमारा विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ओपन होते हैं. आपको याद होगा कि फेरिंग्स के अंदर विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? एपिग्लोटिस, जो कि विंड पाइप के अंदर फूड पार्टिकल को जाने से प्रिवेंट करती है. तो फेरिंग्स के अंदर एयर गई. फेरिंग्स के अंदर नेक्स्ट, फेरिंग्स के आगे ही हमारा एक और रीजन है जिसको हमने नाम दिया था वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स. ठीक है, तो फेरिंग्स के अंदर से फिर गई लैरिंग्स के अंदर, और लैरिंग्स के अंदर से जो एयर गई that entered into our trachea. Another name for trachea is windpipe. तो windpipe के अंदर एयर जो थी वो हमारी पहुंच गई. आफ्टर द ट्रैकिया ये हमारा विंड पाइप है, और जब हमारा विंड पाइप टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है, व्हेन इट डिवाइड्स टू द लेफ्ट एंड राइट लंग, यहाँ पर हमारे लंग्स थे लाइक दिस, ये हमारे लंग्स हैं. तो ये हमारा ट्रैकिया है. जब ये ट्रैकिया लेफ़्ट और राइट में चला जाता है तो ये क्या बन जाती हैं? ब्रोंकाई. तो ट्रैकिया के बाद एयर ने एंटर कहाँ पर किया? ब्रोंकाई के अंदर. अब ब्रोंकाई के अंदर से एयर देखो कहाँ चली गई है? इन लंग्स. और लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद ये जो ब्रोंकाई था इसकी क्या बन गई थी? बहुत सारी ब्रांचेज लाइक दिस. इस तरीके से इसकी ब्रांचेज बन गई थी. तो ये जो ब्रांचेज थी ये क्या थी? हमारी ब्रोंकियोल्स. तो पहले यहाँ पर ब्रोंकाई से लंग्स के अंदर से चली गई ब्रोंकाई के अंदर, और हर एक ब्रोंकाई के एंड पॉइंट पर इस तरीके से एक बंच था स्ट्रक्चर का. अ बंच लाइक स्ट्रक्चर वॉज देयर, और ये बंच लाइक स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाई थी? एल्वियोलर या फिर एल्वियोली. ठीक है, सो दिस इज आर एल्वियोली. और एल्वियोली के कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट हमारी क्या थी? ब्लड कैपिलरीज. तो यहाँ हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है या एयर जो है वो एंटर कर जाती है. सो दिस इज द कॉमन पाथवे दैट एयर ट्रेवल्स टू एंटर इनटू आवर ब्लड. तो ये कॉमन पाथवे है. ये सारे ऑर्गन्स हैं. नोस्ट्रिल से नसल पैसेज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर एंड इन लास्ट ब्लड कैपिलरीज. लेकिन क्या ये जो पूरा का पूरा पाथवे है ये इतना ही सिंपल है जितना कि मैंने आपको बता दिया? बेटा, इट इज़ मैकेनिक. यहाँ पर एक मैकेनिज़्म है, मैकेनिक्स यहाँ पर अप्लाई है. तो मैकेनिज़्म क्या है कि इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रीदिंग मैकेनिज़्म, अगर हम ब्रीदिंग मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि किस तरीके से जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और किस तरीके से जो एयर है वो बॉडी से बाहर आती है. मेनली आपने आज तक यही जाना है ब्रीदिंग के बारे में कि टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन तो जाएगी अंदर और बॉडी से बाहर निकल के क्या आएगी?
कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कॉमनली हम एयर ही अंदर लेते हैं और बाहर भी एयर ही रिलीज़ करते हैं। लेकिन इस एक्सचेंज के अंदर लेने देने में यही दो चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, तो इसीलिए हम कॉमनली कह देते हैं कि वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये ऑक्सीजन की टेक इन और ये रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो मैकेनिज्म से होता है। सो व्हाट आर दोज मैकेनिज्म्स, वी आर टू स्टडी अबाउट दैट, हमें उसके बारे में पढ़ना है। सो ड्यूरिंग द मैकेनिज्म वी आर हैविंग टू कॉमन मैकेनिज्म, एंड व्हाट आर दोज टू कॉमन मैकेनिज्म? द फर्स्ट मैकेनिज्म इज इनहेलेशन। पहला जो मैकेनिज्म है दैट इज इनहेलेशन, एंड द सेकेंड मैकेनिज्म इज एक्सहेलेशन। ये दो मैकेनिज्म आज हमें पढ़ने हैं। व्हाट वी मीन बाय इनहेलेशन एंड व्हाट वी मीन बाय एक्सहेलेशन। बेटा एयर का अंदर जाना, टेकिंग इन ऑफ एयर, एयर का बॉडी के अंदर जाना कहलाता है इनहेलेशन, एंड रिलीजिंग ऑफ एयर और रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is called exhalation. Releasing in O2 or air, releasing out of CO2 or air is known as exhalation. ये exhalation कहलाता है। तो किस तरीके से जो ऑक्सीजन है या एयर है that will enter in our body, and how the carbon dioxide or air will be released out from our body, we will discuss about that. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर जाननी पड़ेगी अपने लंग्स की। तो हमारे लंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे थी, और ये जो लंग्स थे दीज वर कवर्ड विद रिब्स। सामने स्टर्नम, चेस्ट बोन और इधर हैं रिब्स, और लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर है दैट इज डायफ्राम। तो यहाँ पर दो चीज़ों का मेनली रोल रहेगा। पहला रहेगा हमारे डायफ्राम का, जो डायफ्राम है इसका रोल क्या है, एंड सेकंड है हमारी रिब्स। इन रिब्स का रोल क्या है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, जब भी हमें किसी चीज़ को अंदर एंटर करवाना है, तो जहाँ पर उस एयर को हमें भेजना है वहाँ का हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, सरफेस एरिया। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, सरफेस एरिया। तो देखो, इनहेलेशन में हमें एयर को किसके अंदर भेजना है, लंग्स के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स। हमें लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर होंगी। जब बेटा हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम अंदर लेते हैं हवा को, तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स एट दैट टाइम, ये जो डायफ्राम है ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, अपनी जो पोजीशन है उससे नीचे की तरफ आ जाता है और कुछ फ्लैट हो जाता है, यानी कि डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। जो डायफ्राम है वो कहाँ पर आ जाता है, नीचे की तरफ, दैट मूव्स डाउनवर्ड, वो नीचे हो जाएगा। और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ हो जाएंगी, रिब्स मूव्स अपवर्ड। अब देखो क्या होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ आ गया, रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ गई। तो ऐसे में हमारे लंग्स के अंदर जो सरफेस एरिया है दैट इंक्रीजेस। हमारे लंग्स के अंदर का सरफेस एरिया क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब अगर लंग्स के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, देन एयर प्रेशर इन लंग्स विल डिक्रीज। कहाँ का एयर प्रेशर डिक्रीज करेगा, इनसाइड आर लंग्स। हमारे लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है दैट विल डिक्रीज। तो लंग्स का सरफेस एरिया तो ज़्यादा हो गया, एयर का प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब आपको पता है कि नेचर के अंदर हर एक चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। तो हमारे लंग्स के अंदर जब ये इधर वाली एक्टिविटी होती है, जब डायफ्राम नीचे की तरफ आता है फ्लैट होकर, रिब्स जो होती हैं वो अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ चली जाती हैं, तो हमारे लंग्स का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। और इस केस में जो बाहर वाली एयर होती है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है, उसका प्रेशर होता है ज़्यादा। किसके कंपैरिजन में, लंग्स के कंपैरिजन में। सो इन दिस केस द एयर एंटर्स इन आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो एयर है वो नाक से
अंदर चली जाएगी। तो इनहेलेशन की प्रोसेस होप आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से जो एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एक्टिविटी हेयर। आप अभी जो है वो सांस लेकर देख सकते हैं कि जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी जो रिब्स होती हैं, चेस्ट के ऊपर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आप फील करेंगे कि यूर रिब्स आर मूविंग अपवर्ड। आपकी जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं, देन द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन विल बी जस्ट अपोजिट टू दिस वन, बिल्कुल इसके उल्टा होगी। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बाहर निकालना है एयर को। सिंपल कॉमन एग्जाम्पल है, अगर आपको एक बलून के अंदर एयर डालनी होती है तो आप उस बलून को स्ट्रेच करते हैं, बलून को स्ट्रेच करते हैं, एयर को उसके अंदर डालते हैं, जोर लगाते हैं, और जब आपको बलून के अंदर से एयर को बाहर निकालना होता है तो आप उसको प्रेस कर देते हैं, क्योंकि जब बलून को प्रेस किया जाएगा तो बलून के अंदर जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ करेगा। सरफेस एरिया डिक्रीज़ करेगा तो एयर जो है वो बाहर की तरफ जो है वो रिलीज आउट होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है, तो ऐसे में क्या होगा, जो रिब्स हैं, रिब्स विल मूव इनवर्ड्स। जो रिब्स पहले ऊपर उठी थी वही रिब्स अब किधर जाएंगी, नीचे जाएंगी, तो रिब्स मूव इनवर्ड्स। और उसी के साथ में जो ये डायफ्राम यहाँ देखो फ्लैट हो गया था, अब की बार डायफ्राम क्या होगा, ये लंग्स, और लंग्स के यहाँ पर जो डायफ्राम है वो डोम शेप बन जाएगा। इधर देखो डोम शेप बनेगा तो क्या होगा बेटा, लंग्स के अंदर जो एरिया है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर पहले डोम शेप था, डोम शेप से कैसा हो गया था, फ्लैट हो गया था, लेकिन यहाँ पर फ्लैट से क्या हो रहा है, डोम शेप हो रहा है। तो दोनों ही काम ऐसे हैं, रिब्स मूव इनवर्ड्स एंड डायफ्राम कहाँ जा रहा है, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड्स, ये यहाँ पर जा रहा है अपवर्ड। तो ऐसे में क्या होता है, डायफ्राम भी ऊपर की तरफ, रिब्स भी अंदर की तरफ, तो लंग्स के अंदर जो सरफेस एरिया है, लंग्स के अंदर जो सरफेस एरिया है दैट विल डिक्रीज, सरफेस एरिया इन लंग्स डिक्रीज। अब लंग्स के अंदर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर इन लंग्स विल इंक्रीज। लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो लंग्स के अंदर सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, सरफेस एरिया डिक्रीज करने के कारण लंग्स के अंदर एयर प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो ऐसे में जो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर है दैट विल बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हैंस द एयर विल कम आउट। जो एयर है वो हमारे लंग्स से कहाँ पर आएगी, बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर ये बेसिक दो प्रोसेसेस हैं, वन इज़ इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज़ एक्सहेलेशन, दैट हाउ वी आर एबल टू टेक इन द ऑक्सीजन और एयर एंड हाउ वी आर एबल टू रिलीज आउट द कार्बन डाइऑक्साइड और एयर। तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, टू कंडीशन कि अगर हवा को अंदर लेना है तो लंग्स के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और अगर हवा को बाहर छोड़ना है तो लंग्स के अंदर सरफेस एरिया को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल दिस फंडाइज ऑफ सरफेस एरिया, सारा सरफेस एरिया का ही चक्कर है कि अगर लंग्स के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा तो एयर प्रेशर कम, एयर प्रेशर कम लंग्स के अंदर तो बाहर से एयर अंदर, अगर लंग्स के अंदर सरफेस एरिया कम तो लंग्स के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा, और अगर लंग्स के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा तो लंग्स से एयर बाहर। तो दीज आर टू मैकेनिज़्म बाय विच वी आर एबल टू ब्रीथ। यही वो दो मैकेनिज़्म हैं जिनके कारण हम सांस ले पाते हैं। सो पे अटेंशन टू द टॉपिक, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन you are free to contact me beta. Okay.